आज का चैप्टर है 17 बेटी विभावरी जागरी। यह एक कविता है जिसकी रचनाकार जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पर आधारित अनेक कविताएं रची हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है। इसी तरह की उनकी एक सुंदर कविता है बेटी विभावरी जागरी। आप कविता के उस रूप से खूब परिचित हैं जिसे सस्वर गाया जाता है। कविता की इस रूप को गीत कहते हैं। यह कविता भी एक गीत है। इस पाठ में हम उनकी इस कविता को पढ़ेंगे। आइए पहले हम कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज मंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहार। आइए शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यहाँ बीती विभावरी जागरी, विभावरी मतलब होता है रात्रि, जागरी मतलब जागना, बीती मतलब बीतना। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर मतलब होता है आकाश, पनघट होता है जो है पनघट मतलब होता है जो नदी का किनारा हो या तालाब के किनारे, जहाँ पर लोग पानी भरते हैं या कपड़े धुलते हैं या नहाते हैं, उसको घाट बोला जाता है, इसलिए पनघट बोला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ जो है डुबो रही मतलब डुबोना। ठीक है, तो अंबर रूपी अंबर पनघट मतलब हो गया अंबर रूपी, अंबर मतलब आकाश रूपी पनघट, आकाश रूपी घाट। आकाश को यहाँ तालाब माना गया है। ठीक है, और पनघट जो हो गया वो किनारा हो गया जहाँ से लोग पानी वगैरह भरते हैं। तो उस किनारे डुबो रही है तारा घट ऊषा नागरी। तारा घट मतलब तारा जो है स्टार जिसको बोलते हैं तारे, और घट मतलब घड़ा होता है। तारे रूपी घड़े को, ऊषा मतलब होता है प्रातः वेला, सुबह की बेला होती है, और नागरी, ऊषा नागरी, ऊषा नागरी मतलब होता है, नागरी मतलब हो गया स्त्री, नागरी मतलब हो गया स्त्री। तारा घट ऊषा नागरी। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लेते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है रात्रि जो है बीत चुकी है, बीती विभावरी जागरी, रात बीत चुकी है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर मतलब आकाश रूपी पनघट में क्या चीज डुबोया जा रहा है? तारा रूपी। तारे जो है जब सुबह होता है तो सारे अंधेरे क्या होते हैं? मिट जाते हैं, और सुबह का उजाला जो है फिर फैलना शुरू हो जाता है, और इस अंधेरे को जो है वो ऊषा रूपी सुबह जो है क्या करती है? सुबह जो है नागरी जो है वो जो है क्या करती है? पनघट में डुबो रही है। सारे तारों को वो डुबो रही है। किसमें? सुबेरे में, सुबह में। खग कुल 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 सा बोल रहे। खग मतलब होता है पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी। खग कुल, कुल पक्षियों का जो कुल मतलब हो गया समूह, कुल मतलब झुंड, समूह जो होता है पक्षियों का समूह। कुल कुल पक्षियों का कलर, और दूसरा जो कुल कुल लिखा हुआ है वो पक्षियों का जो समूह है वो कलकल कल कर करके जो चहचहा रही हैं, एक तो वो हो गया, और दूसरा होता है जब पानी, घड़े में जब पानी भरा जाता है तो उससे एक प्रकार की आवाज़ निकलती है, एक साउंड निकलता है जो कुल 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 करती है। घड़े में जब पानी भरते हैं तालाब में या किसी पोखरे में, किसी समुद्र में या नदी में, तो उससे एक आवाज़ आती है। जब घड़े के अंदर से जब एयर बाहर निकलता है तो एक कुल कुल करके आवाज़ आती है। तो वही बोल रहा है कवि कि बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा,
किसले मतलब होता है कोपले, पंखुड़ी जो होती है। हाँ, किसले जो होता है नए नए जो पत्ते होते हैं, हाँ, प्लांट्स के जो अंकुर जो निकलता है उसको जो बोलते हैं तो किसले बोला जाता है। तो कोपले, लतिका, लता, और लतिका मतलब हो गया लता, बेल, ठीक है। किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, ठीक है, यह लता भी बेल भी भर लाई। मुकुल अधिकिला, मुकुल मतलब हो गया अधिकिला, मधु मुकुल नवल रस गागरी, ठीक है। मधु मतलब मीठा, मधु मुकुल, मुकुल मतलब अधिखिला फूल जो है मीठे, खिले हुए। नवल रस गागरी, नवल मतलब नया, गागरी मतलब गगरी, ठीक है। गगरी में जो है वो भरकर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए, अधर मतलब होता है ओठ, राग मतलब लगाव, जो प्रेम रस भारतीय शास्त्रीय संगीत में गाने का एक आधार है, ठीक है। तो अधरों में राग अमंद पिए, ठीक है। अमंद मतलब हो गया राग अमंद पिए, अमंद मतलब जो हो गया कि कभी नष्ट ना होने वाली, कम नहीं होने वाली, या जो कभी मंद ना हो ऐसी जो है वो राग लिए हुए अलकों में मलेज बन गया। अलको मतलब हो गया केस, अलक मतलब होता है केस, में मलेज बन गया। मलेज मतलब हो गया सुवासित पवन, सुगंधित वायु, ठीक है। केसों में अपनी खुशबू को लिए हुए, ठीक है, वो आ रही है। तू अब तक सोई है अली, और वो बोल रही है कि अभी तक तू सोई हुई है, मतलब सुबह हो चुका है और तुम अभी तक सोई हुई है। आंखों में भरे विहाग, विहाग मतलब होता है स्वप्न, अपनी आंखों में स्वप्न लिए हुए तुम अभी सो रही हो, जो कि सुबह हो चुका है। ये हो गया शाब्दिक अर्थ। इसके दो अर्थ निकलते हैं इस कविता का, जो है ये जो छोटी सी कविता है, इस कविता में दो अर्थ होते हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ है जिसको मैंने बताया, एक जो है इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है जो कि बताने जा रहे हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रह लहर से ली गई है। ये कविता किससे ली गई है? लहर से। इस कविता में एक सखी दूसरे को संबोधित करते हुए कहती है कि प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत को के साथ जाग गई, तभी तुम क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। यह कविता एक अन्य अर्थ की ओर भी संकेत करती है। यह कविता जिन दिनों लिखी गई थी उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज्य था। यह कविता लिखी गई थी तब जो है यह कहाँ था? उस समय अंग्रेजों का राज्य था। आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कवि, लेखक, रचनाकार भी जन जागरण का प्रयास कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि किसी प्रकार से वो उत्साहित हों और अंग्रेजों को भगाने में वो सहयोग करें। तो सभी अपने अपने तरीके से, सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सहयोग कर रहे थे। तो प्रसाद जी भी ने अपने नाटकों में भारतवासियों में जागृति लाने के लिए भारत के उस गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है जिसमें लोग अपनी आज़ादी बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इस कविता में भी हमें यह संकेत दिखाई पड़ता है कि अंतिम पंक्तियों में अधरों में अमंद राग और केशों में बंद मलयज से इन्हीं बातों का संकेत मिलता है। कवि ने आह्वान किया है कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब है, जबकि सारे संसार में हलचल हो रही है, तो फिर सोना क्या। जैसा कि आप जानते हैं होंगे कि पहले अधिकांश गांव में पानी लेने के लिए घर से दूर कुएं, नदी, तालाब आदि तक जाना पड़ता था। इधर पौ फटी सुबह हुई कि उधर स्त्रियां घड़े लेकर पानी भरने निकली। वह स्थान जहाँ स्त्रियां पानी भरती हैं उसको पनघट कहलाता है, जैसा कि बता चुके हैं। और आपने कभी रात के अंतिम पहर में दिन के उजाले को धीरे धीरे फैलते देखा है। अभी सूरज निकला नहीं है पर उजाला होने लगा है। आकाश की कालिमा हल्की होते होते आसमानी हो गई है। धीमी धीमी हवा चल रही है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और लोग जाग कर अपना काम
शुरू कर रहे हैं। सूरज निकलने से पहले हाँ कि इस समय को उषा का उषा काल कहते हैं। काल के लिए वेला शब्द का प्रयोग भी होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं। काल जो है क्या है, पुल्लिंग है शब्द है, और वेला जो है स्त्रीलिंग है। क्योंकि यहाँ उषा स्त्रीलिंग के विषय में बताया गया है, इसलिए प्रातः काल के स्थान पर प्रातः वेला का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। और दूसरी विशेषता क्या है, कविता में अक्सर किसी के सौंदर्य वर्णन के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है। जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय तथा जिसमें समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ दो चीजें होती हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, जिससे दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है वो क्या कहलाती है, उपमेय कहलाती है। ठीक है, और जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। ठीक है, उपमेय और उपमान कहते हैं। ठीक, और जिससे समानता बताई जाती है वो उपमान कहते हैं। अगर उपमेय और उपमान की यह समानता तुलना के रूप में आती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जब दोनों के बीच कोई भेद ही नहीं रहता तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद ना हो, कोई संयोग ना हो, तो वह जो है क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक, इन पंक्तियों में अंबर, तारा और उषा से क्रमशः पनघट, घड़ा व नागरी स्त्री का इस तरह संबंध स्थापित किया गया है कि उनके बीच कोई भेद ही नहीं रह गया है। इसी को उपमेय में उपमान का आरोप कहा जाता है। अगर हम इनकी अलग अलग सारणी बनाएं तो इस तरह से बनती है कि अंबर, अंबर मतलब आकाश, आकाश का उपमान किससे है, अंबर जो है उपमेय हो गया और उसका उपमान जो है पनघट हो गया। दूसरा है तारा, तारा जो स्टार है वो क्या है, उसका जो उपमान जो बताया गया है वो घट से बनाया गया है जिसे घड़ा कहा जाता है। और तीसरा है उषा, प्रातः वेला, प्रातः वेला नगर, नगर या स्त्री जिसे कहते हैं, नागरी जिसे स्त्री कहा जाता है। ठीक है, अब कविता की प्रारंभिक 3 पंक्तियों पर विचार करने से पहले उन्हें एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। एक स्त्री पनघट पर पहुंचकर घड़ा डुबो रही है। स्त्री है उषा, पनघट है आकाश और घड़ा है तारा। अर्थात उषा आकाश में तारों को डुबो रही है, अर्थात यह अर्थ हुआ कि सुबह हो रही है, आकाश में तारे डूब रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इसका जो सौंदर्य है उसकी तरफ अगर हम प्रयास करते हैं देखने का, तो एक स्त्री दूसरी से कहती है कि हे सखी उठ, अब रात बीत चुकी है। उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थ यह हुआ उषा काल हो गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई और आसमानी रंग दिखने लगा है। आप जानते हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है, इसलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी भरने की घाट पनघट के रूप में की गई। आकाश का रंग बदल रहा है और तारों की झिलमिलाहट भी हल्की होते होते लुप्त हो जा रही है, जैसे घड़ा दिखते दिखते गुडुप से पानी के अंदर डूब जाती है। अर्थात इन पंक्तियों का सौंदर्य इस बात में निहित है कि सुबह के दृश्य का वर्णन आम जनजीवन के कार्यों से जोड़ते हुए किया गया है। सुबह सुबह नदी, तालाब या कुएं पर जाकर पानी लाना ग्राम जीवन, गांव के जीवन का एक आम क्रियाकलाप, एक जनरल है। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या है, टिप्पणी जिसे कहा जाता है। अंत में हम लिखते हैं टिप्पणी। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में व्यवहार करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए भोर के समय उषा के उदय और तारों के छिपने का वर्णन करने के लिए उषा को एक स्त्री माना गया है जो आकाश रूपी पनघट में तारों के घड़े डुबोती जा रही है। दूसरी विशेषता इसका है अंबर पनघट। ठीक,
नागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर में पनघट का और तारों में घड़ों का और उषा में स्त्री का आरोप किया गया है। तीसरी इसकी विशेषता है, प्रातःकालीन मानवीय गतिविधियों के आधार पर सुबह होने के दृश्य का चित्रण सराहनीय होता है। अब इसके आगे की पंक्तियां देखते हैं कि खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गावे। प्रातःकाल हो गया है। इस तथ्य पर बल देते हुए सखी कहती है कि पक्षियों का कलरव चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है और कोपल के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपलें थिरकने लगी, मतलब नाच हिलने डुलने लगी हैं। और सुनो, यह लता भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। कली से फूल बनने की प्रक्रिया में अधखिले फूल की आकृति कलश यानी गगरी जैसी होती है और बीच में ताज़ा रस से भरपूर पराग होते हैं। अतः यहाँ अधखिले फूल और रस से भरी गगरी की समानता के आधार पर सुंदर रूपक बन पड़ा है। आइए इसके सौंदर्य को देखते हैं कि आपने देखा होगा कि सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, मंद मंद हवा बहने लगती है और उससे पेड़ पौधों फूलों में हलचल पैदा हो जाती है। इसी दृश्य का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया गया। ठीक है, पक्षियों के चहचहाने को कलरव कहते हैं, कलकल कर्रव यानी कल कल की आवाज़। इसी कलकल को यहाँ कुलकुल कहा गया। ठीक है, कविता में थोड़ा सा तोड़ करके बनाया जाता है ताकि जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक लय नहीं आती। और कविता का सबसे प्रमुख आधार होता है उसका लय। लय मतलब होता है सुर, जिसे राग कहा जाता है। ठीक है, और नहीं तो यही तो विशेषता है कविता की। कविता और जो गद्य होता है, जो कहानियाँ होती हैं, दोनों में यही विशेषता होती है। एक लय के साथ गाया जाता है और दूसरी जो होती है वो आम भाषा में लिखी जाती है, आम भाषा में बोली जाती है। तो यहाँ कलकल को कुलकुल बताया गया है। कुलकुल का एक और अर्थ होता है जिसे समूह या खगकुल, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। कुलकुल यानी पक्षियों का समूह कुलकुल सा बोल रहा है, अर्थात पक्षी कलरव कर रहे हैं। इतनी सी बात को कवि ने बड़ी सुंदरता से उपमानों के सहारे व्यक्त किया है। कुलकुल सा पर ध्यान दे तो उषा नागरी अंबर रूपी पनघट में तारा डुबो रही है। पानी में डुबोकर घड़ा भरते समय जो कुलकुल की आवाज़ होती है वह खगकुल अर्थात पक्षियों के समूह के कलरव से व्यक्त हो रही है। इसलिए यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, घड़ा भरने के बाद, पहला तो है घड़ा के भरने से अर्थ लिया गया है, उसे कमर पर रखे हैं लतिका स्त्री, और नए रस से भरी गागर लेकर चल रही है। अब इसकी विशेषता पर आते हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई में लता को उषा के ही समान स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः यहाँ मानवीयकरण, यहाँ एक आभास, मानव का आभास किया गया है। ठीक है, मानव है नहीं पर मानवता का आभास प्रस्तुत किया, इसलिए यहाँ मानवीय अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार, जैसा कि विशेषता बता दिया। मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार, क्योंकि मुकुल में अधखिले फूलों में रस की छोटी छोटी गगरियों का आरोप किया गया। तीसरी जो विशेषता है वो खग कुल 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 सा बोल रहा, कुल कुल की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की एक विशेषता है कि किसी भी एक वर्ड, एक अक्षर जिसे कहा जाता है, जिसकी आवृत्ति, जिसका प्रयोग एक से अधिक बार, ज़्यादा जिससे ज़्यादा प्रयोग किया गया, किसी एक अक्षर का प्रयोग जब 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आए तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सुंदरता बढ़ती है, उस सुंदरता के कारण उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इस पंक्ति में खग कुल 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 सा में कुल शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, क और ला की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है? 'खग कुल' में कुल शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। 'खग' यानी पक्षी, 'कुल' 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 यानी पक्षी, 'कुल'
कुल शब्द के दो अर्थ निकालते हैं। ठीक है। तीसरा यहाँ एक और अलंकार है जिसे हम यमक अलंकार कहा जाता है। ठीक है। यमक अलंकार की विशेषता है कि एक शब्द, जैसे कुल, कुल एक शब्द, ठीक है, तो कुल कुल यहाँ एक से अधिक बार यूज हुआ है। जब किसी शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग, जब कोई शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, ऐसी स्थिति में वहाँ जो अलंकार बनता है उस अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। उस अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि समूह या परिवार के कुल कुल का अर्थ, यहाँ कलरव, पहला जो कलरव है जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार अलग अलग अर्थ, वहाँ यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अब आते हैं तीसरी पंक्ति पर। तीसरी जो स्टेंजा है, तीसरा जो पैरा है वो है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज मंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। आइए इस कविता की शेष पंक्तियाँ फिर से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपनी क्रिया व्यापार में लग चुका है। मधुरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तो अपने अलकों में, पर तू, सब कोई अपने अपने कार्य में जुट गया है, लग गया है, पर तू अभी तक अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए, अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे हुए तथा आंखों में रात की खुमारी, राग विहाग की खुमारी लिए हुई अभी तक सोई हुई है, अभी तक सोई हुई है। तात्पर्य है कि तेरे होठों पर वह राग प्रेम है जो कभी कम नहीं होता। सुवासित वायु, वो खुशबू रहित, खुशबू से भरा हुआ वायु तेरी केस राशि की बंदी है, फिर भी तुम अपनी अलसाई आंखें लिए निद्रा मग्न है, नींद में सोई हुई है, नींद में है। अगर तू उठे तो प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंगों और उल्लास से और अधिक निखर जाए। ऐसी स्थिति में और निकल उठे। राग का एक अर्थ प्रेम भी है, इसलिए अर्थ यह भी हो सकता है कि तेरी अधरों पर प्रेम से भरी कभी हल्की ना पड़ने वाली मुस्कान है, दूसरी ओर प्रातः काल बहने वाली सुगंधित वायु को तुमने अपनी अलकों, अपने केसों में बांध रखा है। इस प्रकार तुम मानो सुबह के प्रमुख लक्षणों को ही बांधे हुए, सुबह का जो लक्षण है उसको बांध करके अपने केसों में रखे हुए और अब तक अलसाई हुई सो रही है, उन्हें मुक्त करो और सुबह। इसकी जो टिप्पणी है, इस पंक्ति की जो चारों पंक्तियों की जो विशेषता है वह है, राग का अर्थ यहाँ संगीत में प्रयुक्त राग भी होता है और अनुराग, जिसे हम प्रीति कहते हैं या प्रेम आदि का भाव भी आता है इसमें। दूसरी इसकी विशेषता है कि विहाग एक राग का नाम, स्वर में सा रे गा मा पा, एक प्रकार का सुर बोला जाता है, उसे राग कहा जाता है। तो विहाग जो है एक प्रकार का राग है जो रात्रि में गाया जाता है। आँखों में भरे विहागरी से तात्पर्य है कि आँखों में रात की आलस्य से भरी हुई खुमारी लिए हुई, भरी हुई, जिसे जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और है जो कि यहाँ दिखाया गया। इस प्रकार ये जो है ये कविता का अंत हुआ जो है, और इस कविता को पढ़ करके पुनः इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें और समझने के साथ साथ पाठगत प्रश्न और पाठांत प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा सौंदर्य का, भाषा की विशेषता, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है।
जिसमें हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो जो है भाषा भी प्रस्तुत की जाती है। जैसे यहाँ भाषा सौंदर्य के रूप में दिखाया गया है कि यह कविता एक खड़ी बोली के रूप में लिखी गई है। खड़ी बोली होती है, जैसे हमारी भाषाएं हैं, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं यह एक खड़ी बोली है। बिहार में चले जाओ तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बंगाल में चले जाओ तो बंगाली भाषा बोली जाती है, और अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कविता जिस भाषा में प्रयोग की गई है वह भाषा है खड़ी बोली। इसी भाषा में आज हिंदी के प्रमुख कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार या नाटककार अपना साहित्य रच रहे हैं। इस कविता में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, बाहुल्य मतलब अधिकता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग, जिसे तोड़ करके बनाया गया है संस्कृत शब्दों से। यह शुद्ध साहित्यिक भाषा में रची गई है। कवि ने मानवीय रूपक, अनुप्रास और यमक अलंकारों के सार्थक, सहज और प्रभावी प्रयोग से प्रस्तुत किया है, जो कि इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। इस कविता की कहीं कहीं पर संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जिसे दुरूहता या जटिलता नहीं पाई गई है। इसके विपरीत समासयुक्त शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। कविता में कहीं कहीं अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। खग कुल 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 सा बोल रहा में अनुप्रास और यमक दोनों हैं। मधुमुकुल नवल रस गागरी में अनुप्रास और रूपक दोनों प्रकार के अलंकार हैं। तो ये आ गई भाषा का प्रयोग। तो भाषा प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत पाठ या बीती विभावरी जागरी पाठ में कि भाषा सौंदर्य के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पाठांत प्रश्न में दिया गया है, एक प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय संदर्भ में एक संकेत करती है। इस राष्ट्रीय पक्ष को भी प्रस्तुत कीजिए। एक तो ये है, दूसरा है नायिका और प्रकृति में कवि क्या देखता है, इसकी सौंदर्य दृष्टि आपको कितना प्रभावित करती है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को समझते हुए करने की कोशिश करें। अगर जो प्रश्न समझ में नहीं आता है या जिसका उत्तर समझ में नहीं आता है उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।